सो व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। भाई लोग, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। और आज की हमारे वीडियो का टॉपिक है दैट व्हाई आई बाउट पल्सर 220F इन 2023। आखिरकार मैंने 2023 में पल्सर 220F को क्यों खरीदा। तो यार, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ दैट इस वीडियो में मैं कुछ भी बोलूँगा ना तो वो मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा। क्योंकि यार देखो, हर इंसान अलग होता है, उसकी पसंद अलग होती है, उसकी प्रायोरिटीज़ अलग होती हैं, सबके ओपिनियंस भी अलग होते हैं। तो उस हिसाब से भाई मैं इस वीडियो में बस अपना ओपिनियन रख रहा हूँ। तो आप में से कोई भी इस वीडियो को देख के भाई ऑफेंड मत हो जाना। और ये भी हो सकता है कि इस वीडियो में मेरी बताई हुई कई सारी बातें आपके लिए मायने न रखती हों, और कई सारी ऐसी बातें भी मैं बता सकता हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखेंगी। तो भाई आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपके लिए क्या मायने रख रहा है और क्या मायने नहीं रख रहा है। मैंने जो भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वही इस वीडियो में शेयर किया है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि बाइक मेरे को किस पर्पज़ के लिए चाहिए थी। मेरा बाइक खरीदने के पीछे का पर्पज़ क्या था, मेरे को किस रीज़न की वजह से बाइक चाहिए थी, तो मैं आपको बताते जाता हूँ। सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी थी लॉन्ग हाईवे राइड्स, क्योंकि मेरे को कभी कभी होता है कि 400 से 500 किलोमीटर की राइड्स भी करनी पड़ती हैं एक दिन में। तो मेरे को लॉन्ग हाईवे राइड्स करनी थी। दूसरी प्रायोरिटी थी मेरी कि मेरे को माइलेज अच्छी चाहिए थी, 40 प्लस की माइलेज चाहिए थी, मेरे को 40 के नीचे वाली माइलेज नहीं चाहिए थी। तीसरी मेरी प्रायोरिटी थी पिलियन कंफर्ट, क्योंकि मैं 70 से 80% टाइम्स पिलियन के साथ राइड करता हूँ और लॉन्ग राइड्स करता हूँ, तो मेरे को पिलियन कंफर्ट भी मेरी प्रायोरिटी थी। चौथी मेरी प्रायोरिटी थी कि बाइक में एटलीस्ट सिंगल चैनल ABS होना ही चाहिए सेफ्टी पर्पज़ के लिए। और मेरी लास्ट प्रायोरिटी थी लुक्स, बाइक के लुक्स अच्छे होने चाहिए, मतलब एवरेज से थोड़ा सा अच्छे लुक्स मेरे को चाहिए थे। और एक चीज़ भी मेरे लिए काफ़ी मायने रखती है कि बाइक की सर्विस कॉस्ट कितनी आती है। वो ज़्यादा महंगी तो नहीं है, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास बंदे हैं, ज़्यादा महंगी सर्विस कॉस्ट को हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो मेरे को बजट में सर्विस कॉस्ट चाहिए थी, मतलब थोड़ी कम होनी चाहिए बाइक की सर्विस कॉस्ट। और भाई मैंने बजट तो आपको बताया नहीं, मेरा बजट था 1,50,000 से 1,60,000 रुपये के आसपास, जिसको मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकता था अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो यार मैंने सोचा कि एक 150-160 सीसी बाइक मेरे लिए सही रहेगी। और उसके बाद मैंने ऑप्शंस देखना शुरू किया। और मैंने क्या क्या बाइक्स ऑप्शंस में रखी थी मैं आपको बताता हूँ। पहले रखी थी मैंने अपाचे 162V, अपाचे 164V, एक्सट्रीम 160R, N160 जो डुअल चैनल ABS वाली आती है, और क्या था, और पल्सर 150 जो ट्विन डिस्क या सिंगल डिस्क कोई भी आप ले सकते हो। तो उन सब चीज़ों को मैंने उन सब बाइक्स को ऑप्शंस में रखा था। तो सबसे पहले बात करते हैं अपाचे 162V की। वो बाइक मैंने देखी, मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। उसकी ऑन रोड प्राइस जा रही थी डुअल डिस्क वेरिएंट की 1,52,000 रुपये, 1,53,000 रुपये के आसपास। तो मैंने वो बाइक देखी। बाइक अच्छी बाइक है, लेकिन उसमें एक मेजर प्रॉब्लम ये है कि उसमें वाइब्रेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं। आपको चलाते टाइम तो पता नहीं चलेगा, मतलब एज अ राइडर आपको उतना फील नहीं होगा वाइब्रेशंस का, लेकिन अगर आप एज अ पिलियन उसमें बैठते हो तो उसमें रियर फुट पैक्स में थोड़े से हायर RPMs पे काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशंस आते हैं, जो कि मेरे पिलियन के लिए एक दिक्कत वाली बात हो सकती थी। तो मैंने वो चीज़ उसमें फेस की, फिर मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद मैंने देखी अपाचे 164V। वो बाइक भी मैंने देखी, काफ़ी अच्छी बाइक है, 145 किलो के आसपास का वेट है, हाईवे राइडिंग के लिए काफ़ी अच्छी बाइक है, रोड की से चिपक के चलती है। फिर मैंने उसकी प्राइसिंग पता की, तो जो डुअल डिस्क वेरिएंट ब्लूटूथ वाला वेरिएंट चाहिए था, टॉप से एक नीचे वाला वेरिएंट, उसकी प्राइस जा रही थी 1,58,000 रुपये, 1,59,000 रुपये के आसपास। वो बाइक भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन मेरे लिए साबित हुई। फिर मैंने और भी सारे ऑप्शंस देखे, जैसे कि एक्सट्रीम 160R। उसको मैंने आमने सामने शोरूम में जाके देखा तो उसके लुक्स मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आए। पल्सर N160 के साथ भी वही हुआ, उसका सामने का लुक बड़ा अजीब सा लगा मेरे को। हालांकि उन्होंने MT-15 के लुक की थोड़ी सी इंस्पिरेशन ली है, लेकिन वो लुक मेरे को अच्छा नहीं लगा। MT-15 तो अच्छी दिखती है, लेकिन N160 का लुक मेरे को अच्छा नहीं लगा। और पल्सर 150 का तो लुक मैं पूरा उसको देख देख उस लुक से बोर ही हो चुका हूँ, तो मैंने उसको भी ऑप्शन से हटा दिया। और मैंने एक ऑप्शन और देख रखा था, हॉर्नेट 2.0, लेकिन जब मैं शोरूम में पता करने गया तो शोरूम वालों ने बताया कि इसका BS6 फेज़ 2 वेरिएंट अभी तक लॉन्च नहीं किया कंपनी ने। और मैंने यूट्यूब वगैरह में सर्च किया तो यूट्यूबर्स ने बोला कि वो बाइक की सेल्स ऑलरेडी डाउन चल रही थी, तो हो सकता है कि कंपनी उसमें BS6 फेज़ 2 वाला वेरिएंट लॉन्च करे ही ना, और वो बाइक आए ही ना। लेकिन जब मैं N160 देखने गया था तो वहीं पे N160 के बाजू में ये बाइक खड़ी थी। तो मैंने सोचा कि चलो यार, शोरूम तो आए हैं तो एक बार पल्सर 220F की थोड़ी इंक्वायरी कर ली जाए। तो मैंने इसकी ऑन रोड प्राइस की इंक्वायरी की, तो उन्होंने बताया कि इसकी ऑन रोड प्राइस जा रही है 1,64,000 रुपये कुछ, मतलब मान के चलो आप 1,65,000 रुपये मोटा मोटी। तो फिर मेरा कन्फ्यूज़न स्टार्ट हुआ अपाचे 164V और पल्सर 220F के बीच। हालांकि मेरा लेने का मन था हॉर्नेट, क्योंकि हॉर्नेट का इंजन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ था, काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड इंजन होता है, आप जैसे जानते हो होंडा का। उसका कर्व वेट भी थोड़ा सा कम था, तो वो उस बाइक का पिकअप काफ़ी अच्छा मिलता था। और बाइक की मैंने काफ़ी तारीफ सुनी थी, मैंने चलाया तो नहीं था, लेकिन काफ़ी तारीफ सुनी थी। तो मेरा कन्फ्यूज़न स्टार्ट हुआ पल्सर 220F और अपाचे के बीच। तो मैंने दोनों को साइड बाई साइड कंपेयर करना शुरू किया
कि लुक्स में कौन सी अच्छी लगती है। ऑब्वियसली ये फेयरिंग वाली बाइक है तो नेकेड बाइक से ये अच्छी ही दिखेगी। मेंटेनेंस कॉस्ट किसकी थोड़ी कम है, तो मैंने सुना था कि अपाचे 164V का इंजन ऑयल 800 रुपये के आसपास आता है और इसका इंजन ऑयल 550-600 रुपये में मिल जाता है। और सर्विस कॉस्ट भी इसकी थोड़ी सी कम पड़ती है। लुक्स की बात हो गई, सर्विस कॉस्ट की बात हो गई, पार्ट्स अवेलेबिलिटी में भी टीवीएस थोड़ा सा पीछे है। बजाज के पार्ट्स थोड़े सस्ते होते हैं और थोड़े जल्दी मिल जाते हैं, ये बात हो गई। और फिर पिलियन कंफर्ट में दोनों बाइक सेम थी, दोनों में ही सिंगल चैनल एबीएस था। उस टाइम अगर अपाचे में कोई भी डुअल चैनल एबीएस का ऑप्शन होता ना ब्रो, तो मैं शायद इस बाइक को नहीं लेता, लेकिन कंपनी ने BS6 फेज 2 में भी उसका कोई डुअल चैनल एबीएस वेरिएंट लॉन्च नहीं किया। तो दोनों में सिंगल चैनल एबीएस था। लुक्स में ये अच्छी थी, इसकी सर्विस कॉस्ट कम थी, पार्ट्स अवेलेबिलिटी अच्छी थी। फिर मैंने सोचा कि 6-7 हज़ार रुपये की ही तो बात है, एक बार मैं अगर दे देता हूँ 6-7 हज़ार रुपये तो मेरे को अच्छे लुक्स मिल जाएंगे, सर्विस कॉस्ट अच्छी मिलेगी, पावर ज़्यादा है इसमें 20 PS के आसपास है, टॉर्क ज़्यादा है, पिलियन कंफर्ट भी इसमें अच्छा है। तो भाई ये सब मैंने सोचा और मैंने फाइनली 220F लेने का मन काफ़ी हद तक बना लिया। तो यार जब मेरा पल्सर 220F लेने का मन हो गया था तब मैंने सोचा कि क्यों ना भाई 10 से 15 हज़ार रुपये और बजट बढ़ाया जाए और देखा जाए कि ऑप्शंस क्या क्या बचते हैं अपने पास, क्योंकि आप लोग जान रहे हो इंसानी दिमाग है हमारा, इधर उधर घूमता भागता रहता है। तो उसके बाद मेरे पास ऑप्शंस में आई पल्सर NS 200, अपाचे 200 4V भी आई, FZ25 आई और पल्सर N250 और पल्सर F250 आई। तो NS 200 के बारे में मैंने सोचा, उसकी प्राइस 1,80,1,81,000 रुपये के आसपास पड़ रही थी और उसकी माइलेज थोड़ी कम थी, 35-36 के आसपास की उसकी माइलेज आती है शायद। और वहीं आ जाती है अपाचे 200 4V, तो उसकी पिलियन सीट राइडर सीट से थोड़ी सी ऊपर है, इस वजह से पिलियन को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है उसमें बैठने में। वो एक वजह थी जिस वजह से मेरे को अपाचे 200 4V को भी कैंसिल करना पड़ा। बची FZ25 के लुक्स की बात करूं तो सामने के लुक्स उसके बड़े अजीब से लगते हैं, मेरे को पसंद नहीं आते। और उसका भी थोड़ा सा बड़ा इंजन है तो उसकी माइलेज भी 30-35 के आसपास रहती है। और क्या ऑप्शन बचा, पल्सर N250 और पल्सर F250। उसका रेट मेरे ख्याल से 1,80,1,85,000 रुपये के आसपास, मेरे को तो पता नहीं है वो बाइक्स क्योंकि मेरे को पसंद नहीं है। और पहली बात क्योंकि उस बाइक के लुक्स मेरे को पसंद नहीं थे, और दूसरी बात वो बाइक बड़े इंजन वाली थी 250cc जैसे कि FZ25 थी, तो उनकी माइलेज मेरे को कम मिलती, उसके लिए पैसा मेरे को ज़्यादा पे करना पड़ता। मेन चीज़ उसके लुक्स भी मेरे को पसंद नहीं थे। तो मैंने घूम फिर के इधर उधर करके फिर अपना मन बनाया कि भाई मैं पल्सर 220F ही लेता हूँ, ये बाइक सबसे ठीक है। हालांकि आप देखोगे इसका लुक्स भी थोड़े से आउटडेटेड हो चुके हैं, इसके लुक्स 2008-9 से ये बाइक ऐसे ही चलती आ रही है। बीच में पल्सर 180 को भी पल्सर 220 वाला लुक देने की कोशिश की कंपनी ने, जो कि कुछ महीने चली और फिर इसको बंद कर दिया। हालांकि इसके लुक थोड़े से आउटडेटेड हो चुके थे, लेकिन इसका बजट, इसकी सर्विस कॉस्ट वगैरह जब मैं देखा, इसका कंफर्ट, इसका पिलियन कंफर्ट, जो भी मेरी रिक्वायरमेंट थी उसमें यही बाइक मेरी फिट बैठ रही थी और मेरे बजट में भी यही बाइक आ रही थी। उस वजह से मैंने कुछ नहीं सोचा और मैंने जाके ये बाइक खरीद ली। तो भाई लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैं समझाना चाहता था वो मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन रह गया है या मैं किसी टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो आप लोग कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और वीडियो के लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप 150-160 सीसी की बाइक लेने की सोच रहे हो और आपका 200 सीसी तक का बजट नहीं है, तो आप थोड़ा सा बजट बढ़ा के इस बाइक के बारे में सोच सकते हो, क्योंकि ये बाइक अभी भी 150-160 सीसी से 200 सीसी के बीच में कहीं स्टैंड करती है। और जैसे कि मेरा यूज़ था, जो कि हाईवे टूरिंग था और क्या बोलते हैं पिलियन कंफर्ट चाहिए था मेरे को, तो आपका भी अगर यूज़ उस टाइप का है, आपकी उस टाइप की कुछ रिक्वायरमेंट है, तो आप इस बाइक को ज़रूर एक ऑप्शन में रख सकते हो, अगर आपका 200 सीसी तक का बजट नहीं है तो। हालांकि इस बाइक में भी कुछ कमियां हैं, लेकिन आप इसको एज अ ऑप्शन देख सकते हो। तो यार यही कुछ था आज की वीडियो में, मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टाटा, गुड बाय।